दोस्तों, पंजाब के लुधियाना रेलवे प्लेटफार्म से चलकर शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर स्टेशन आ रही थी। सभी पैसेंजर बहुत खुश थे क्योंकि कई महीनों बाद वो प्रदेश से पैसा कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। उन सभी लोगों में से एक लड़का बहुत ज़्यादा खुश था और शायद वो इसलिए कि उसका जो कंपार्टमेंट था वो परफ्यूम से महक रहा था, क्योंकि उसके सामने वाली सीट पर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी। सबकी निगाहें उस लड़की पर टिकी हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों वो लड़की सिर्फ उसी लड़के को देख रही थी और उसे लाइक करने लगती है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस लड़के के दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन कहते हैं ना कि सफर में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सफर में कोई किसी का नहीं सगा होता है। कुछ भी अनहोनी किसी के भी साथ हो सकती है। दोस्तों, उस लड़के के साथ भी यही होता है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक और अद्भुत कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस लड़के का नाम संदीप होता है। संदीप 2 साल पंजाब में रहने के बाद अच्छा खासा पैसा कमाकर अपने घर को वापस आ रहा था, क्योंकि इसी महीने में उसकी बहन की शादी थी, तो वो गांव आ रहा था। दोस्तों, सिर्फ 3 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी। अब वो आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद उस कंपार्टमेंट में एक परिवार चढ़ता है, तो पूरा कंपार्टमेंट परफ्यूम से महक जाता है। परिवार में माता पिता, उनके 2 बेटियां और एक छोटा बेटा, ये 5 लोग आकर बैठ जाते हैं। बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 21 साल होती है, उसका नाम संध्या होता है, जो कि बेहद खूबसूरत थी। वो वहां आकर बैठती है और बैठते ही संदीप की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। संदीप से पूछती है कि आपकी सीट कौन सी है, तो संदीप बताता है, मेरी यहाँ यही लोअर वाली सीट है। तो वो कहती है कि मेरे पापा की अपर वाली सीट है, लेकिन उन्हें ऊपर जाने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो अगर आप सीट चेंज कर लेते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मेरे मम्मी पापा नीचे सो जाएंगे और आप सो हो जाना और मैं भी ऊपर ही सो जाऊंगी। संध्या की एक मुस्कुराहट का वो दीवाना हो चुका था। वो बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर ही सो जाऊंगा। आप सीट चेंज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संध्या उसे थैंक यू बोलती है और मुस्कुरा देती है। अब सारे पैसेंजर अपना अपना सामान सुरक्षित जगह पर रखने लगते हैं और इतने समय में ही इन दोनों के बीच काफ़ी बातचीत हो जाती है और शायद पहली ही नज़र का प्यार भी हो जाता है। दोस्तों, जब सभी लोग सामान सुरक्षित कर देते हैं और सुकून से बैठ जाते हैं, अब ट्रेन भी चल पड़ती है। सभी अपने फ़ोन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जो संदीप था वो बार बार उस संध्या को ही देखता रहता है। उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है। कभी कभी संध्या भी उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। दोस्तों, जब पहले वो उसे देखती थी तो वो और डर जाता था, लेकिन जब वो देखता है कि जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे वो मुझे देख रही है, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, फोन में व्यस्त थे, तो इधर संध्या और संदीप की अलग ही कहानी शुरू हो गई थी। जब 3 घंटे बीत जाते हैं तो संदीप दरवाजे की ओर जाता है, शायद उसे बाथरूम जाना था। अब जैसे ही वो जाता है तो सिर्फ 2 मिनट के बाद ही संध्या भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो वहां से लौट ही आ रहा था तो देखता है कि संध्या भी आ रही है। फिर वो अपने कदम पीछे ही रोक लेता है और फिर से दरवाजे की ओर चलने लगता है। अब दोस्तों, संध्या संदीप से पूछती है कि तुम रुक क्यों गए हो। वो डरते डरते कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रुक गया था। संध्या मुस्कुरा के कहती है कि अच्छा जी, मेरे लिए रुक गए हो, मेरे लिए ही इस ट्रेन में बैठे हो क्या।
तो बोलता है क्या पता शायद इसीलिए मुझे तुम्हारे बगल की सीट मिली हो। कहती है कि तुम जिस तरीके से देख रहे हो घूर घूर के, मेरी बहन मुझसे पूछ कर रही थी कि देखो ये लड़का कैसे देखे जा रहा है। देखो मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो। और बगल वाली सीट पर जो दो अंकल बैठे हैं वो भी बड़े गौर से तुम्हें ही देख रहे हैं। तो कहता है मैं क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं है। तो कहती है ऐसे मत देखा करो, मुझे बहुत डर लगता है। तुम मेरा नंबर ले लो। अब वो दोस्तों इतनी ही देर में वो अपना नंबर दे देती है। उसके बाद कहती है कि अब जाओ यहाँ से। दोस्तों वो चला जाता है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। अब संध्या भी आ जाती है, वो भी अपनी सीट पर आकर बैठ गई थी। अब दोस्तों संध्या उसे मुस्कुरा के बात कर रही थी, फिर अपने प्यार का इजहार कर देती है। उसका अपना नंबर तो पहले दे चुकी थी। संदीप बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह होते होते उसके साथ क्या होने वाला है। 7 बजे का टाइम हो गया था, चाय पीने का टाइम होता है। तभी संध्या की मम्मी अपने बैग से थर्मस निकालती हैं और 5 कपों में चाय भर लेती हैं। तो दोस्तों जो है संदीप अकेला बसता है। संध्या उससे कहती है तुम भी चाय पी लो, तो वो मना कर देता है कि मुझे ट्रेन में चाय पीने की आदत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पी ही नहीं है। इतनी खराब यहाँ की चाय मिलती है। तो उसकी मम्मी कहती हैं इसलिए तो मैं घर से थर्मस में बना कर ले आती हूँ। इस थर्मस में 6-7 घंटे तक चाय गर्म ही रहती है, तो हम लोग 2-3 बार चाय पी लेते हैं। अब दोस्तों संध्या की माँ एक कप चाय और भर लेती हैं। तभी संध्या के हाथों में जो चाय का कप था वो उसे संदीप को पकड़ा देती है और कहती है ये तुम पी लो, मैं दूसरी ले लेती हूँ। दोस्तों संदीप चाय पी लेता है। जब वो चाय पी लेता है तो संध्या फिर उसके पास मैसेज करती है कैसी लगी हमारी चाय। तो रिप्लाई करता है बहुत ही अच्छी थी। तो संध्या कहती है कि मैंने जूठी करके दी थी तुम्हें, तब तक एक घूंट में मार ही लिया था उसमें तो। और संदीप रिप्लाई देता है कि तभी तो कुछ ज़्यादा ही मीठी लग रही थी। इस तरीके से दोनों में प्यार की बातें होने लगती हैं और एक चलती हुई ट्रेन में इतने लोगों की भीड़ में ये दोनों एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। अब दोस्तों ये जो 5 लोग थे, जवान बेटियां थी, सिर्फ एक संदीप अकेला था उसमें। तो ऐसे में संध्या के पापा को कुछ अटपटा सा लग रहा था। तो संदीप से पूछते हैं कि बेटा कहाँ तक जाना है तुम्हें। वो सोच रहे थे कि कहीं जल्दी ही उतर जाएगा। संदीप कहता है अंकल मैं तो गोरखपुर तक जाऊंगा। बोलते हैं क्या काम करते हो तुम। संदीप बोलता है मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ और बिजली का काम करता हूँ। अब दोस्तों थर्ड एसी के उस डब्बे में उनकी मजबूरी थी कि संदीप भी उनके बीच में बैठा रहे। अब दोस्तों रात के 10 बज जाते हैं, खाने का टाइम हो जाता है, उसके बाद सोने का नंबर आता है। और जैसा कि ये लोग कई बार व्हाट्सअप कर रहे थे, उसका भाई 10 साल का था। तो बीच वाले सीट पर एक बहन और अपनी मम्मी पापा को लेटाकर वो खुद ऊपर वाली सीट पर चली जाती है। उसके बाद संदीप भी ऊपर सीट पर चला जाता है। अब दोस्तों आमने सामने जब दोनों लेटे हैं तो आंखों में नींद कहाँ आती है, चैन कहाँ मिलता है, एक दूसरे को छुप छुप कर देखने लगते हैं। ये बात और है कि साइड की जो दोनों सीट थी, तो ऊपर वाली उन सीट पर जो अंकल सोए हुए थे वो उनकी ही तरफ देख रहे थे, लेकिन इसे खास फर्क नहीं पड़ रहा था। बस वो पैरों की तरफ से देख रहे थे। वो अपने चेहरों से आंखों से क्या कर रहे हैं वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों उसके बाद चैटिंग की शुरुआत आती है। बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो, गांव कहाँ पर है, सब कुछ पता चलता है। दोस्तों जहाँ पर संध्या का घर होता है उसी गांव से 8-10 किलोमीटर दूर संदीप का गांव था। अब दोस्तों दोनों और भी ज़्यादा प्यार की गहराई में चले जाते हैं। तो संध्या पूछती है कोई गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी। तो बोलता है कि हाँ तुम ही तो हो। तो कहती है एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनकर क्या करोगे। तो बोलता है भले ही कुछ ना करूं लेकिन ज़िंदगी भर याद तो रखूंगा तुम्हें। दोस्तों इस तरीके से बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद एक दूसरे के घर का फ़ोटो भेजते हैं, एक दूसरे के पर्सनल फ़ोटो शेयर करते हैं। और ऐसे में बहुत सारी बात करते करते जब आधी रात बीत जाती है, सारे लोग सो चुके थे,
तो संदीप कहता है कि तुम मेरी सीट पर आ जाओ। फिर वो कहती है कि पागल हो गए हो क्या, तुम होश में तो हो ना, मैं तुम्हारी सीट पर क्यों आ जाऊं, और ये ट्रेन है, तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है क्या। तो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बस तुम आ जाओ, नहीं तो मैं ही तुम्हारी सीट पर आ जाऊंगा। वो उसको मना करती है, कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना, कोई जाग गया तो वो तुरंत समझ जाएगा कि एक सीट पर दो लोग हैं, और सामने वाली सीट पर तो देखो, अंकल भले ही सो गए हैं, अगर उनकी आंख खुल गई तो बवाल मच जाएगा। फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं तो आ रहा हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं नीचे चली जाऊंगी अगर तुम अब जिद करोगे तो। अब दोस्तों उसके बाद कहता है कि नहीं, नीचे मत जाओ, मैं नहीं आऊँगा, डरो मत। उसके बाद संध्या कहती है चलो अब सो जाओ, ज़्यादा दिमाग खराब मत करो, गुड नाइट। इसके बाद वो सो जाती है एक दो बार, और ये मैसेज करता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन संध्या को नींद आ रही थी, वो सो जाती है। इधर ये भी सो जाता है। दोस्तों सुबह होती है, सारे लोग उठ जाते हैं। संदीप ब्रश निकालने के लिए अपना बैग ढूंढता है तो उसका बैग ही नहीं मिलता है। उसका बैग तो गायब हो चुका था। उसके चेहरे पर चिंता झलकने लगती है। वो इधर उधर हड़बड़ी में सबका सामान निकालता है, अपना बैग ढूंढता है, लेकिन उसका बैग कहीं नहीं मिलता है। अब दोस्तों 3 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी। अपनी बहन के लिए उसने बैग में गहने लेकर रखे थे, मोबाइल लेकर रखा था, उसके अलावा दूल्हे के लिए उसने चैन खरीद के रखी थी, अंगूठी खरीद के रखी थी, 4 लाख से ज़्यादा का उसमें जेवर था। कुल मिलाकर लाखों रुपये का सामान था। अब दोस्तों जब ये बात सभी लोगों को पता चलती है तो किसी को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब वो रसीद दिखाता है कि देखो, मैं अभी परसों ही गहने लिए थे अपनी बहन बहनोई के लिए, तब सभी लोग उसे समझाने लगते हैं कि तुमने कितने लापरवाह इंसान हो, कोई प्रदेश से गहना खरीद कर लाता है क्या। तो संदीप कहता है कि मैं एक ज्वेलर्स के यहाँ बिजली का काम कर रहा था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रेट में दे दिए थे, और इसलिए मैं ले आया था, वरना मुझे वहाँ से लेने की क्या ज़रूरत थी, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। दोस्तों अब इतने लोगों के सामने वो फूट फूट कर तो रो नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, जिसको देखकर लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है। संध्या को भी बहुत दुख हो रहा था। वो अपना दुख जता नहीं सकती थी। अगर संदीप के बाद किसी को सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था तो वो संध्या को हो रहा था। अब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास और पैसे नहीं हैं क्या, तो बोलता है मेरे पास सिर्फ 3 लाख हैं जो मेरे खाते में पड़े हैं, शादी का सभी खर्च उसी से होना है, इसके अलावा मेरे पास कोई एक पाई पैसा नहीं है। अब दोस्तों कोई करे तो क्या करे, उसके बाद वो मुंह लटकाए बैठा था, ना तो चाय पीता है ना ब्रश करता है। तो सभी लोग उसको समझाते हैं, फिर वो चाय पीता है और उसके बाद बाथरूम की तरफ चला जाता है। तो संध्या अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी देखो, इसकी बहन की शादी है, कितना ये परेशान है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है और पैसे भी शायद कमाता होगा, और अपने गांव के ही बगल का है। तो क्योंकि उसके पिता जब पूछे तब भी उसने बताया था कि मैं फला गांव का रहने वाला हूँ, तो अगर उसकी थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अब जब उसके पापा ये बात सुनते हैं तो कहते हैं बेटा ठीक है, तो लेकिन क्या पता वो देगा कि नहीं देगा, और क्या पता वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तभी संध्या की मम्मी कहती हैं अरे नहीं, सही बोल रहा है, झूठ क्यों बोलेगा, इतना तो परेशान हो रहा है बेचारा, अगर झूठ बोलता तो इतना कोई परेशान नहीं होता, वैसे भी झूठ क्यों बोलेगा। फिर उसके पापा जो हैं बगल की सीट पर 2 लोग बैठे थे, उनसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या वो जो कह रहा है वो सही है, क्या सच में उसका सामान चोरी हो गया है। अब वो लोग कहते हैं कि भाई साहब बिल्कुल वो सही कह रहा है, उसका सामान चोरी हो गया है, क्योंकि जब वो बैठने आया था तब तक आप लोग नहीं आए थे, तो हम दोनों यहाँ पर बैठे थे, तो हमने देखा कि उसके हाथ में 2 बैग थे, और उसको कभी ऊपर रख रहा था कभी नीचे रख रहा था। अब ये नहीं पता कि उसने कहाँ रख दिया, लेकिन उसका एक बैग तो गायब हो गया है। तो बेचारा सही कह रहा है, और वो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो झूठ बोल रहा है।
अब दोस्तों इधर ये लोग डिसाइड करते हैं, चलो ठीक है उसे आने दो, फिर उससे बात करते हैं। जैसे डिसाइड होता है, जैसे आता है, वैसे संध्या उससे पूछती है कितने का सामान तुम्हारा था उसमें? तो बोलता है 4 लाख से तो कम का नहीं रहा था, उससे ज़्यादा ही रहा होगा। तो फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं है जो तुमको पैसे दे सके? तो बोलता है अंकल मेरे रिश्तेदार में मैं ही एक हूँ जो ठीक ठाक कमाता हूँ, बाकी मेरे रिश्तेदारों में ऐसा कोई नहीं है और पैसों की बात नहीं है। बस बात यह है कि सिर्फ 3 दिन बाद शादी है, अगर ये शादी 2 महीने बाद होती तो मैं पैसे अरेंज कर लेता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले तुम कितना कमाते हो? तो संदीप कहता है कि अगर काम कितना भी कम चले तो मैं फिर भी 40-45 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता हूँ, लेकिन अगर काम ज़्यादा चलता है तो कोई भरोसा नहीं, 60-70 हज़ार तक भी कमा लेता हूँ। तो बोलते हैं चलो ठीक है, तुम मुझसे लेना चाहो तो मैं तुम्हें 4-5 लाख रुपये दे सकता हूँ, मुझे चाहे 5-6 महीने के बाद लौटा देना। दोस्तों जब ये बात संदीप सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है अंकल मैं आपको महीने 2 महीने में ही दे दूंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप कम से कम इतना तो भरोसा कर रहे हो मुझ पर। अब दोस्तों उसके बाद उसके खाते में वो 5 लाख ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद उसको गोरखपुर में एक ऐसी ज्वेलरी की दुकान भी बता देते हैं कि जहाँ पर अच्छे भाव से उसको सामान मिल सकता था। दोस्तों कुछ देर पहले तक वो एक हंसता खेलता सफ़र गम में बदल चुका था, एक बार फिर से उसमें खुशियाँ लौट आई हैं। वो संध्या की फैमिली से बार बार कह रहा था कि अगर आप प्लीज़ मेरी बहन की शादी में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग बोलते हैं ठीक है बेटा देखा जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद 2 बजे गोरखपुर ट्रेन पहुंच जाती है, लेकिन सामान किसने उठाया था, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चलता। सारे लोग अपने अपने घर जाते हैं। अब जब संदीप अपने घर पर जाकर ट्रेन वाली बात बताता है तो दोस्तों हंगामा मच जाता है। पूरे परिवार वाले रोने लगते हैं, लेकिन ये भी बताता है कि ऐसे एक भले आदमी ने मुझे पैसे दे दिया है और वो भी बिना ब्याज के उन्होंने दिया है, उनको 2-3 महीने में लौटा दूंगा। दोस्तों इधर ये शादी ही तैयारी में लग जाता है। संध्या को बार बार मैसेज करता है, कॉल भी करता है कि प्लीज़ आना ज़रूर। संध्या भी कहती है कि हाँ ज़रूर आऊँगी, तुम भरोसा रखो, मम्मी को तो मैं मना ही लूँगी। दोस्तों शादी वाले दिन संध्या, उसके मम्मी पापा, उसकी बहन और उसका 10 साल का भाई, ये सारे लोग शादी में आते हैं। संदीप के परिवार वाले इनका बहुत ही मान सम्मान करते हैं, बहुत ही इज्जत देते हैं, उनको अच्छे से बिठाते हैं। शादी शुरू होती है। इसके बाद मम्मी पापा और उसका भाई तो खा पी के सो जाता है, लेकिन संध्या और उसकी बहन ये दोनों रात भर जागते रहते हैं। दोस्तों देखकर लगता ही नहीं था कि संध्या कोई गैर है या सिर्फ इनकी एक ही दिन की जान पहचान हुई है। इस कदर बेइंतहा मोहब्बत इन दोनों में हो चुकी थी कि एक दूसरे के रूह तक में ये दोनों बस चुके थे। पूरी रात ये जाग के उसकी बहन की शादी देखते हैं। दोस्तों जो संदीप की खुशियां थी संध्या के आने से 4 गुना बढ़ गई थी। शादी होती है, विदाई होती है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद फिर संदीप लुधियाना जाता है, अपना बिजली का काम करता है और दोस्तों संध्या के पापा उन पैसों का जिक्र तक भी नहीं करते और संदीप भी 4 महीने के बाद उनका पैसा लौटा देता है। जब वो पैसा लौटा देता है तो वो लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं और जान जाते हैं कि वाकई में संदीप कमाता है और अच्छा ईमानदार लड़का है। दोस्तों संध्या के पापा की वहाँ पर फर्नीचर की दुकान होती है, बहुत बड़ी दुकान होती है, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था। तो पूरे परिवार के साथ ही वो लुधियाना में रहते थे और ग्रेजुएशन करने के बाद संध्या भी जॉब कर रही थी। दोस्तों कई बार संदीप और संध्या एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाने पहचाने, समझे और उसके मम्मी पापा को भी संदीप पसंद था। उन्हें लगता था और वो ये भी जान रहे थे कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। दोस्तों संध्या ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरी शादी संदीप के साथ करवा दीजिए। उसके पिताजी संदीप के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। दोस्तों ट्रेन में उनकी मुलाकात 2023 में हुई थी और अक्टूबर 2024 में दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं।
दोस्तों आपसी रजामंदी से इन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें संदीप और संध्या के द्वारा प्राप्त हुई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।